हेलो डियर स्टूडेंट, जय हिंद जय राजधानी में डॉक्टर रमेश यादव राजधानी एजुकेशन ग्रुप पचकोड़िया जोबनेट जयपुर से स्वागत करता हूं आप सभी का वेरी इंपॉर्टेंट वाले प्रोग्राम में। और आज आपको ना वो अद्भुत कहानी बताऊंगा, वो असंभव को संभव करने वाले एक बच्चे की कहानी बताऊंगा। उस बच्चे से आपको मिलवाऊंगा जो वो कर जाता है जो एक आम बच्चा सिर्फ सोचता रहता है। एक बच्चा जो है सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग में लाता है, उस वाले असंभव काम को कर जाता है, और वो भी 11th क्लास के साथ। जी स्टूडेंट्स, आज मैं जिस बेटे से मिलवाने वाला हूं, जिस बच्चे से मिलवाने वाला हूं, वो वाला बच्चा है जिसने 11th क्लास के साथ जेट 2023 में 342.4 मतलब 343 नंबर स्कोर किए हैं। एक बहुत बड़ा फिगर होता है 343, 343, 300 क्रॉस करना एक बच्चे का ड्रीम होता है। चाहे वो बच्चा जेट 12वीं क्लास की तैयारी कर रहा हो या 12वीं के बाद तैयारी कर रहा हो। टारगेट की कभी कभी तो ऐसे बच्चे मिलेंगे आपको जो 2 साल 3 साल 12वीं के बाद तैयारी करते हैं, उसके बावजूद भी वो बच्चे 300 क्रॉस नहीं कर पाते हैं, खूब तपस्या करने के बावजूद भी। लेकिन यहां मैं आपको कुछ ऐसे बच्चों से एक सीरीज मैंने पूरी बनाई है जिन्होंने 11वीं के साथ, मतलब एक पढ़ाई का लेवल क्या हो सकता है, किस स्तर की पढ़ाई हो सकती है, किस स्तर तक टीचर्स डेडिकेटेड हो सकते हैं, किस स्तर तक एक संस्थान, एक पूरा जो टीम है वो किस लेवल तक जा सकता है, पढ़ाई का क्या एक पैमाना हो सकता है, वो सारा एक बच्चे ने और उनके बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों ने सिद्ध किया है। तो आपके सामने जो फोटो दिख रहा है वो बच्चा आपके बीच है। इसी साल ये बच्चा 11वीं क्लास में था और 11वीं क्लास के साथ ही इसने 342 यानी 342 नंबर का एक मैजिक फिगर, क्योंकि मैजिक फिगर मैंने कहा ना, एक बच्चा जो 12वीं क्लास के बाद पढ़ रहा होता है या टारगेट में पढ़ रहा होता है उसका भी ड्रीम होता है कि मैं 300 क्रॉस करूं। लेकिन 11th के साथ ये कारनामा किया है। मेरे हिसाब से शायद राजस्थान का ये पहला स्टूडेंट है जहां तक मैं जानता हूं जिसने 11वीं क्लास के साथ 342.4 स्कोर किए और जनरल की 74वीं रैंक प्राप्त की है। मैं कैटेगरी की बात नहीं कर रहा हूं, ना ओबीसी की बात कर रहा हूं, ना एसटी की बात कर रहा हूं, ना एससी की बात कर रहा हूं, ना कोई पीएच की कर रहा हूं, ना कोई एमबीसी एसबीसी की बात कर रहा हूं। ये जो रैंक है 74 वो जनरल रैंक है। इट मींस केवल 73 बच्चे, ऑलमोस्ट 73 स्टूडेंट पूरे राजस्थान में इस बच्चे से ऊपर रहे। 74th नंबर पे, मे भी हो सकता है किसी रैंक पे 2 बच्चे भी हो सकता है, मे भी तो थोड़ा बहुत हो सकता है 1-2 बच्चे और कोई हो, बाकी संभावना यही है क्योंकि टॉपर रैंक जो होती है वहां पर ज्यादातर 1-1 बच्चे आते हैं। तो आई थिंक 73 स्टूडेंट्स इससे अच्छा कर पाए पूरे राजस्थान में। और वो वाले बच्चे थे जो 12th के बाद बैठते हैं या 2 साल 3 साल तैयारी करते हैं। तो ज्यादा आपका वक्त खराब नहीं करते हो, मैं सीधा उस बच्चे से आपको मिलवाता हूं जिस बच्चे ने ये कारनामा किया है। कैसे किया है? क्योंकि एक अच्छा करने वाला बच्चा हर किसी के लिए मोटिवेशन होता है। देखिए, एक बच्चा कोई गलत काम करता है तो एक बैड एग्जांपल होता है, उसकी बातें जो है ना अपने बच्चों को बताते नहीं है, अपने परिवार के छोटे बच्चे जो होते हैं उनको बताते नहीं है। लेकिन एक बच्चा जब कामयाब होता है और वो भी असाधारण कामयाबी प्राप्त करता है तो सबके लिए मोटिवेशन हो सकता है। तो जो बच्चे 12वीं क्लास में पढ़ रहे हैं या 12वीं के बाद पढ़ रहे हैं, जिनको लगता है कि काम हो नहीं सकता, असंभव है, इम्पॉसिबल है, समटाइम हम इस तरह के वर्ड यूज करते हैं, तो उन बच्चों के लिए एक बड़ा एग्जाम्पल है कि इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है, कहीं भी जा सकता है, कहीं भी पहुंच सकता है। तो मैं मिलवाता हूं आपको उस प्यारे से बेटे से, उज्जवल खत्री। पापा जी का नाम है राकेश जी। आप मानसरोवर जयपुर के रहने वाले हैं, राजधानी के हॉस्टल में रहते हैं। हॉस्टल में रहकर आपने ये कामयाबी प्राप्त की है 11th क्लास के साथ। और कैसे की है, क्या किया है, कितना किसका योगदान रहा है, पापा मम्मी कितना सपोर्टिव है, परिवार कितना सपोर्टिव है, कितना टीचर्स ने सपोर्ट किया है, कितना इंस्टीट्यूट ने सपोर्ट किया है, इन सब बातों के साथ हम बात करते हैं उज्जवल भाई से। तो ये बेटा आपके सामने है उज्जवल भाई। नमस्कार सभी को, जय राजधानी। मेरा नाम उज्जवल खत्री है, मैं जयपुर जिले का रहने वाला हूँ। तो हम, ये बच्चा आपके बीच है, 11th क्लास का है और हम इनसे ना वो बातें सीखेंगे, क्योंकि मोटिवेशन कोई भी हो सकता है। मोटिवेशन के लिए उम्र बहुत ज्यादा होना जरूरी नहीं है, या कोई है ना, कोई और पैमाना नहीं होता है। एक छोटा सा बच्चा भी मोटिवेशन होता है किसी के लिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे, क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल जानता हूं जहां उन लोगों ने जो आईएएस बने या और कहीं गए तो उन्होंने कहा कि हमने एक छोटे से बच्चे से ये सीख ली। हजारों ऐसे एग्जाम्पल मेरे पास, कभी फुर्सत में बात करूंगा। तो आप सभी के लिए, कोई भी क्लास का स्टूडेंट हो, चाहे वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो, आईसीआर कर रहा हो, जेट की कर रहा हो, नीट की कर रहा हो, या और कोई जेई मेंस जेई एडवांस की कर रहा हो, उन सबके लिए भी ये मोटिवेशन है कि इंसान क्या कर सकता है। तो सबसे पहले मैं उज्जवल बेटे से जानना चाहूंगा कि क्या आपको ऐसा पहले लग रहा था कि मैं इतना ये अच्छा कर जाऊंगा, ये कारनामा कर जाऊंगा, 300 का एक मैजिक फिगर है, उससे ऊपर नंबर ले आऊंगा और पूरे राजस्थान में 74th रैंक लेके आऊंगा, मींस 73 स्टूडेंट ही मेरे से ऊपर रहेंगे? क्या बेटे को ऐसा विश्वास था?
सर जिस हिसाब से क्लासेस में सर वगैरह पढ़ा रहे थे और टेस्ट में मेरी परफॉर्मेंस रह रही थी, उस हिसाब से मुझे कहीं ना कहीं ये अंदाज़ा तो था ही कि 300 तो एटलीस्ट क्रॉस हो ही जाएंगे। तो ये जो टेस्ट वाला प्रोसेस था, एक्चुअली मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ जो रैंक्स बनती है वो 11th क्लास जो फाउंडेशन का बच्चा कर रहा है उसकी, 12th क्लास जो फाउंडेशन कर रहा है उसकी भी, और टारगेट के जो बैचेज है जो 12वीं के बाद है उन सबका कॉमन रैंक बनाते हैं। और कॉमन रैंक में भी इसका जो पढ़ाई का जो जुनून था, लेवल था, जो 11th के बच्चों का, वो इतना खतरनाक था कि काफी सारे बच्चे ऐसे हैं टॉप 10 में आते हैं। और उज्जवल तो उन वाले बच्चों में से है जो पूरे जो सारा का सारा जो कंबाइंड रैंक बन रहा है वहां पर कभी सेकंड रैंक पे आया है, कभी थर्ड रैंक पे भी आया है। इतना एक जुनून था, कितना वो इस तरह से एक जिसको कहते हैं ना, एक भाई कुछ करना है, मुझे एक एग्जाम्पल बनना है दुनिया के लिए, क्योंकि स्टूडेंट बहुत सारे होते हैं। ये पूरा हिंदुस्तान, ये राजस्थान पूरा भरा पड़ा है स्टूडेंट से, युवाओं से। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो छोटी सी उम्र में सबको एक मतलब सबको ये मौका दे देते हैं या लोगों को मजबूर कर देते हैं कि लोग उनको ऑब्जर्व करें, उनकी बात को ध्यान दें, मतलब वो धमाका कर जाते हैं। तो यही कारनामा बेटे उज्जवल ने किया है। और उन्होंने कहा कि जो टेस्ट सीरीज थी उसके हिसाब से मुझे काफी लग गया था कि मैं बहुत अच्छा कर जाऊंगा और अच्छा कर लूंगा। तो अच्छा, जब रिजल्ट आया उस समय, जब आप एग्जाम दे के आ रहे थे, जिस समय आपने एग्जाम दिया, उस एग्जाम देने के बाद में क्या लग रहा था आपको, कितना मैं कर जाऊंगा? सर एग्ज़ाम देने के बाद मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी उससे थोड़ा अच्छा ही किया था मैंने, और पेपर का लेवल भी मेरे को सही लगा, क्योंकि जैसा हमको क्लासेस वगैरह में पढ़ाया था, एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों में जो जो हमको पढ़ाया था सारे क्वेश्चंस वैसे के वैसे थे। स्पेशली एग्रीकल्चर और बायोलॉजी में तो नोट्स की लाइंस ऐसी कैसी आ गई थी पेपर में, तो उस हिसाब से मुझे पता चल गया था कि हाँ स्कोर अच्छा जाने वाला है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो टीचर्स थे जिन्होंने पढ़ाया वो लगभग वो का वही सारा का सारा एग्जाम में आया और उससे आपको कॉन्फिडेंस आ गया था कि आप बहुत अच्छा करने वाले हैं। अच्छा, सबसे पहले रिजल्ट आया तो आपको किसने बताया पहली बार कि ये रैंक आई है? क्योंकि पहले आपका जो रैंक था वो 67 था, लेकिन आफ्टर जब रिजल्ट रिवाइज हुआ तो उसके बाद में आपका 74 हो गया। हालांकि मार्क्स आपके बड़े हैं, पहले 337 थे, मतलब 337 नंबर थे। उसके बाद अभी आपका जो रैंक है वो जो मार्क्स है वो 342 हो गए, मतलब ऑलमोस्ट 343 हो गए, 343 के करीब आपके नंबर हो गए। तो पहली बार किसने बताया कि आपका स्कोर ये आया है? सर जब फर्स्ट टाइम रिजल्ट आया था उस टाइम तो मेरे को आइडिया नहीं था कि रिजल्ट आ गया है। तब आपका ही कॉल आया था पापा के पास कि रिजल्ट आ गया है, चेक कर लीजिए। तो फिर पापा ने मुझे कॉल करके बताया था, वो उस टाइम घर पे नहीं थे, तो कि रिजल्ट आ गया है और फिर सर वगैरह को बता दे। एक्चुअली क्या है कि जब रिजल्ट आया तो मैंने पापा को फोन किया था, मैंने कहा साहब बधाई हो। तो बोला किसकी बधाई दे रहे हो? मैंने कहा रिजल्ट आ गया और बेटे ने ये कारनामा, मतलब ये करिश्मा किया है जिसमें 337, उस समय 337 मार्क्स थे, 67 रैंक आई है। और उन्होंने मुझे कहा कि सर आप इससे संतुष्ट है क्या? मैंने कहा संतुष्ट नहीं, बहुत ज़्यादा संतुष्ट हूँ, क्योंकि ये तो एक बच्चे का ड्रीम होता है कि मेरे ये आए 12th के बाद में या 12th के साथ, लेकिन 11th के साथ ये स्कोर करना बहुत बड़ी बात है और आपने ये किया है। तो थोड़ा सा मैं ये भी जानना चाहूँगा, एक्चुअली पापा और मम्मी दोनों ही बहुत एक्टिव है बच्चों को मतलब एजुकेशन को लेके पूरा का पूरा रिपोर्टिंग लेना, क्या रिजल्ट आ रहा है, कैसे टेस्ट लग रहे हैं, क्या क्लासेस चल रही है। तो पापा और मम्मी कितने सपोर्टिव रहे, इसके बारे में थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा। सर मेरे मम्मी पापा स्टार्टिंग से काफ़ी सपोर्टिव रहे मेरे एकेडमिक्स के लिए। स्पेशली जब मैं 9th क्लास में आया था उस टाइम से मेरी मम्मी ने बहुत ज़्यादा ध्यान देना स्टार्ट कर दिया था मेरी पढ़ाई में। और जब मैं 10th के एंड पे था, जब मुझे सब्जेक्ट चूज़ करना था, उस टाइम मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहती थी कि कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करेगा। लाइक मैं कोई सा भी सब्जेक्ट बोलता है, मेरी मम्मी उसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकालती थी कि इसमें क्या क्या स्कोप है, कौन सी इंस्टीट्यूशंस अच्छा पढ़ा सकती हैं इसको। फिर जब मैंने बोला था कि मुझे एग्रीकल्चर चूज़ करना है, तब उन्होंने थोड़ा बहुत पता लगाया था, फिर राजधानी के बारे में पता चला था, फिर यहाँ पर आके बात वगैरह करी। और आज भी मेरी कोई भी छोटी मोटी बातें होती हैं या मुझे कोई भी बुक्स वगैरह चाहिए होती है तो उसमें मेरे पेरेंट्स कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। सही बात है, मतलब कैरियर को पहले पे रखते हैं। देखिए एक बहुत बड़ी बात होती है, एक यूँ कह सकते हैं सक्सेसफुल पेरेंटिंग, इसको आप नाम दे सकते हैं कि माता पिता 9th क्लास से ही बहुत ज़्यादा एक अवेयरनेस आ गई कि बच्चे को अच्छा करवाना है, बच्चे को बढ़िया करवाना है। और एग्रीकल्चर थोड़ा सा मैं उज्जवल भाई से भी जानना चाहता हूँ, मतलब कुल मिला के मम्मी और पापा ने बहुत सपोर्ट किया। भाई इससे बड़ा सपोर्ट क्या होता है इंसान को, कि वो सारी सुविधाएं अवेलेबल करा रहे हैं, बुक्स भी चाहिए तो वहाँ भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, कितना ही कैसा ही बुक आ रहा हो, कितना ही महंगा आ रहा हो या किस तरह का आ रहा हो, उसके लिए भी तैयारी है, कहाँ पढ़ना है उसके लिए भी पूरा डेडिकेशन है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। अच्छा, पहले तो मैं यही जानना चाहता हूँ एग्रीकल्चर के बारे में कैसे ख्याल है दिमाग में, क्योंकि बहुत सारे ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो आज नीट और साइंस और मेडिकल और ये करते हैं, और आपको एग्रीकल्चर का कैसे ख्याल है कि मुझे एग्रीकल्चर लेनी है?
सर जब मैं 10th क्लास में था तब ज्योग्राफी में एक चैप्टर था एग्रीकल्चर के नाम से। तो सर जब हमारे टीचर उस चैप्टर को पढ़ा रहे थे, तब उस टाइम उन्होंने उस चैप्टर को पढ़ाते टाइम इंडिया की पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बताया था कि वो इतनी अच्छी कंडीशन में नहीं है। और उस टाइम उन्होंने बोला था कि इंडिया को ऐसे नए यूथ की ज़रूरत है जो उसको सही कर सके। और मतलब क्योंकि प्रोडक्शन इंडिया में अच्छी होती है लेकिन वो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इतना अच्छा नहीं होता। तो उस टाइम मैंने डिसाइड किया था कि मुझे एटलीस्ट इतनी नॉलेज तो रखनी है कि मैं इंडिया में कहीं ना कहीं सपोर्ट कर सकूं उस पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट को सही करने के लिए और एक फूड ग्रेन प्रोडक्शन वगैरह सबको अच्छा करने के लिए। बहुत बड़ी बात होती है जब एक छोटी सी लाइन से जो है ना आदमी अपना डायरेक्शन तय कर लेता है। जब टीचर इनको पढ़ा रहे थे उस समय का पीएचडी की बात करें, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी की बात करें, तो सही बात भी है। आज हमारे जो फल और सब्जियां होती है, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स की हम जनरली बात करें तो 2% लोग उसका प्रिजर्वेशन कर पाते हैं, जबकि ये जो आंकड़ा है वो यूएसए में 70-80% है, फिलीपींस में बहुत है। हम लोग ना इसमें बहुत पीछे है। इट मीन्स हमारा बहुत सारा प्रोडक्ट जो है ना वो अवेयरनेस की वजह से खराब हो जाता है। प्लस राजस्थान की या हिंदुस्तान की जो परिस्थिति है उसके हिसाब से भी एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर तो बैकबोन होता है, आपको सबको पता है। एग्रीकल्चर क्योंकि जिस दिन किसान खेती करना छोड़ देता है या छोड़ देगा उस दिन बड़े बड़े नेताओं की नेतागिरी धरी रह जाएगी, बड़े बड़े जो बादशाह उनकी बादशाह जमीन पे आ जाएगी, क्योंकि ये तो सबको चाहिए, अन्न तो सबको चाहिए। और आज जो परिस्थितियां हो रही है, जिस तरह से केमिकल का यूज कर रहे हैं, जिस तरह से हालात बने हुए हैं, जिस तरह से मतलब एक डेजर्ट जो है ना, डेजर्टिफिकेशन होता जा रहा है, उस हालात में अच्छे साइंटिस्ट की जरूरत है, अच्छे लोगों की जरूरत है, एक अच्छी टेक्नोलॉजी की जरूरत है। जैसे जिस तरह से इसराइल में होता है, आप इसराइल की बात करें तो वहां पर बहुत डेवलप है, मतलब वो छोटा सा कंट्री है लेकिन इतना अच्छा प्रोडक्शन है। आज कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो इजराइल से आती है, कोई नया कंपनी आती है तो इजराइल से आती है। तो बहुत बड़ी बात होती है एक वहां इतने डेवलप करना एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, सत्य बात ये है। तो थोड़ा सा मैं ये भी जानना चाहूंगा कि क्या फ्यूचर को लेके क्या आपका ड्रीम है कि मुझे एग्रीकल्चर में ये करना है। देखो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा करेंगे, इसमें तो मुझे कोई शक ही नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा, क्योंकि जब इंसान पढ़ाई को और पढ़ाई के साथ साथ एक जो ह्यूमैनिटी कहते हैं, एक हम्बलनेस कहते हैं, एक जेन्युइननेस कहते हैं, वो सारी अगर इंसान में होती है तो नो डाउट वो बहुत आगे जाता है। तो एग्रीकल्चर में आप आगे चल के क्या ऐसा करना चाहते हैं, क्या आपका दिमाग में चल रहा है कि मुझे ये करना है? सर मुझे जेनेटिक इंजीनियरिंग की साइड जाना है एग्रीकल्चर के थ्रू, और मुझे उसमें साइंटिस्ट बन के ऐसा बायोटेक्नोलॉजी में कुछ अच्छा ऐसा स्टेप लेना है। बायोटेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है, स्टूडेंट्स आप जानते होंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है एक जीन की इंजीनियरिंग कह सकते हैं उसको। मतलब उसमें किसी का जीन निकाल देते हैं, किसी में डाल देते हैं, मॉडिफाइड जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स वगैरह, एनिमल्स वगैरह, ये इस तरह से सारे तैयार करते हैं। और एग्रीकल्चर में तो इसका बड़ा रोल है, आपको पता होगा टोबैको में जीन डाला गया, उसके बाद में मेज में डाला गया, टमाटर फ्लेवर्स और बनाया गया, काफी सारा जो है ना इसका डेवलपमेंट जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू हुआ है। तो एक बड़ा इनको लग रहा है कि मुझे जेनेटिक इंजीनियरिंग में जाके मुझे बहुत अच्छा करना है, जीन टेक्नोलॉजी का यूज करना है। और ये तो एक्चुअली नया कंसेप्ट है, जैसे आज से कोई 20 साल पहले की कोई टीचर है जो बायोलॉजी के है वो तो जेनेटिक इंजीनियरिंग जानते भी नहीं है। बहुत नया कंसेप्ट है और यहाँ पे बहुत अपार संभावनाएं है, बहुत ज्यादा आगे जाने की संभावनाएं है, आगे जा सकता है। हाँ, तो मैं बेटे से जानना चाहूंगा कि यहाँ पर जब आए तो क्या सोच के आए थे? राजधानी में जब आए, मतलब फर्स्ट डे में अगर आपसे पूछूं तो फर्स्ट डे जब आप आए तो यहाँ क्या सोच के आए थे और कैसा माहौल मिला आपको यहाँ का, टीचर्स का भी, हॉस्टल का भी? थोड़ा सा इसके बारे में विस्तार से बताएं। सर जब राजधानी में मेरा फर्स्ट डे था तब उस टाइम काफ़ी टिपिकल सिचुएशन थी, लाइक मैं हॉस्टल में पहले कभी रहा नहीं था। बाहर पहली बार आए हो तो थोड़ा सा होता ही है, होम सिकनेस भी होती है, नया माहौल होता है, नया एनवायरनमेंट, फिर शहर में रहे हो, गांव में आए हो, तो डेफिनेटली 2-4 दिन का तो थोड़ा सा ये संघर्ष होता है, इसको एक्लेमेटाइजेशन कहते हैं। हाँ, कंटिन्यू। सर स्टार्टिंग के 3-4 दिन तो मुझे थोड़ा ऐसा लगा था कि मैं यहाँ पे नहीं रह पाऊँगा, मुझे जयपुर से कंटिन्यू करनी है अपनी पढ़ाई। उसके बाद स्टार्टिंग में एग्रीकल्चर में मेरे को इतने अच्छे से समझ में आ नहीं रही थी, तो मेरा पूरा माइंड ऐसा हो गया था कि मुझे अब ये स्ट्रीम ही चेंज करनी है, मुझे अब एग्रीकल्चर स्ट्रीम चाहिए ही नहीं। बट जैसे जैसे मैंने पढ़ा, टीचर से इंटरेक्ट हुआ, आपने पढ़ाया, आपकी ट्रिक्स वगैरह देखी मैंने, तो काफ़ी इंस्पिरेशनल था मेरे लिए। तो उस टाइम मैंने अच्छे से डिसाइड कर लिया कि हाँ मुझे इसमें आगे करना है, जैसे भी करना है। मतलब कुल मिला के जब आप आए तो उसके थोड़ा 2-4-5 दिन, ये सबके साथ होता है। मैं बच्चों से अक्सर कहता हूँ कि ये चाहे पेड़ पौधा हो,
एनिमल्स हो, इंसान हो, बड़े हो, छोटे हो, बच्चे हो, अगर वो जगह चेंज करता है तो डेफिनेटली उसको एक अनकंफर्ट सा होता है नए माहौल में अपने आप को सेट कर। कमरा चेंज करते हैं घर पे, मैं तो कई बार बच्चों से मजाक करता हूँ कि जब आप जिस कमरे में रह रहे होते हैं घर पे बुआ जी आ गई, कई बार मम्मी कहती है बेटा ये कमरा जो है ना बुआ जी के लिए छोड़ दे, उधर वाले में चला जा, तो बहुत गुस्सा आता है, बोला मम्मी मैं ही क्यों जाऊँ, आप चले जाओ, बुआ जी को दूसरे कमरे में रख दो। अरे फिर जैसे जैसे चले भी जाते हैं तो फिर उसके बाद उसके अंदर नींद नहीं आती है, तो एक नेचुरल फिनोमेनन है। एग्जाम्पल में एक गाय भैंस का भी देता हूँ, जैसे घर अपने घर पे गाय है, मकान के पीछे बांध रहे हैं, उसके बाद जो है ना थोड़े दिनों बाद में आगे बांधना शुरू कर दिया, तो एक बड़ी के विडंबना सी हो जाती है उसके लिए कि ये क्या है, मैं कहाँ आ गई, लेकिन बाद में वो कंफर्ट हो जाती है। ऐसा ही आपके साथ रहा। अच्छा, फिर आप यहाँ पूरी तरह से जो है सेटल हुए। अच्छा, क्लासेज बहुत ज़्यादा लगती है, मुझे पता है राजधानी की जो क्लासेज होती है वो 11th हो चाहे 12th हो, क्योंकि फाउंडेशन भी होता है तो उसके लिए आप 11th भी पढ़ रहे हो, 12th वाला भी पढ़ना है आपको, क्योंकि 11th क्लास में आपने 11th पढ़ लिया, 12th पढ़ लिया, जेट पढ़ लिया, CUET पढ़ लिया, लगभग सारा ही हो गया। कोई छोटा हो सकता है, कोई छोटा मोटा कोई एक आधा टॉपिक रह गया होगा घंटे 2 घंटे का, टोटली पढ़ लिया, तो एक दबाव भी होता है। तो जब टेस्ट होता है, दबाव होता है, तो उसको आप कैसे मैनेज करते हैं, मतलब कैसे कि मुझे मेरी 11th क्लास है, पहली बात तो देखो 11th के बच्चे को उसको ज्यादा वो दबाव लेता नहीं है, लोड नहीं लेता कि भाई यार अभी तो टाइम है ना, कैसे। लेकिन आप जब इस तरह से होता है, चूंकि आप तो बहुत एक जो मेच्योरिटी है ना, एक इंसान की जो मेच्योरिटी होती है, मतलब समझदारी होती है, उसके लेवल वो वाला लेवल भी आपके अंदर है। तो इस तरह का जब दबाव होता है, मतलब कल टेस्ट भी है, ये भी तैयार करना, वो भी तैयार करना, टाइम भी नहीं मिल रहा, क्लासेस भी ज्यादा लग रही है, तो उसमें उस समय आप क्या करते हैं, मतलब कैसे मैनेज करते हैं उस टाइम को? सर टेस्ट का प्रेशर कहीं ना कहीं बेनिफिशियल ही रहता है, क्योंकि अगर प्रेशर वगैरह नहीं रहेगा तो सेटिंग बैठती नहीं इतनी पढ़ाई की, प्रोकास्टिनेशन करते रहते हैं कि बाद में पढ़ लूँगा, बाद में पढ़ लूँगा। एक टेस्ट से टाइम बाउंडेशन आ जाती है कि मुझे इस टाइम तक अपने इस पर्टिकुलर सिलेबस को कंप्लीट करना ही करना है, तो उस प्रेशर को मैं अच्छा ही मारूंगा। और सर अगर बात करें 11th की 12th की, तो सर जिस हिसाब से टीचिंग वगैरह हुई है तो कभी इतना कुछ प्रेशर लगा नहीं कि बहुत ज़्यादा बर्डन है, लाइटली लगा पूरे साल। बड़ा आनंद आया, मतलब कुल मिला के कई बार तो मैं इनकी क्लासेस, ऐसे भी कभी हुआ कि बेटा कि मेरी क्लास जो है ना सुबह से शाम तक हो गई मेरी अकेले की भी, और हुआ कैसे कभी? सर ऐसा कई बार हुआ है कि आपकी और बायोलॉजी की क्लासेस भी काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि सुबह से शाम तक ही चल गई ना, जब भाई एक सिलेबस इतना करवाना है, बाकी का हो गया तो चलो भाई इसको करवाना है, तो सुबह से लेके शाम तक हंसते हंसते खेलते खेलते जो है ना आराम से उस क्लास को हम बहुत अच्छे से करते थे। मतलब इवन मैं, हो सकता है शायद झूठ बोल रहा हूँ, हो सकता है बच्चे मेरे से झूठ बोल रहे हो, कि कभी कभी बच्चे ऐसे बोलते हैं कि सर कभी कभी तो ऐसा हुआ कि आपकी क्लास है ना सुबह से लेके शाम तक लगी लेकिन पता भी नहीं लगा। तो ये शायद एक बहुत, हो सकता है वो झूठ बोल के मुझे खुशी कर रहे होंगे, है ना, या हो सकता है वो सही बोल रहे होंगे, जैसा भी उनका है। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। और देखिए मैं तो बच्चों को इतना तक कहता हूँ ईमानदारी से कि जो बच्चे 11th क्लास में पढ़े हुए, 12th वाले तो बहुत आगे के लेवल के, टारगेट वाले तो बहुत आगे के लेवल के, जो बच्चा 11th पढ़ा हुआ है उसके लिए मैं तो खुला कहता हूं कोई MSc BSc किया हुआ बच्चा, और जो टॉपिक इनके है और जो टॉपिक उनके है उनमें आराम से बैठवा के, चाहे आप कंपटीशन करवा लो जो टॉपिक है, तो उसमें भी आपके 11th के बच्चे कहीं उनसे कमजोर नहीं निकलेंगे, क्योंकि ये पूरा लेवल लेके सारा तैयारी कराते हैं। और इसी का एग्जाम्पल है भाई उज्जवल, कि इतना बढ़िया ये कर गए, बहुत अच्छा कर गए। और अब थोड़ा सा जो बच्चे कहीं जाते हैं, पढ़ने जाते हैं या पढ़ना चाहते हैं और उनका भी कई बार मन नहीं लगता 2-4-5 दिन तक, तो उनके लिए क्या मैसेज आप देना चाहोगे? सर मैं ऐसे बोलूँगा कि स्टार्टिंग के 1-2 हफ्ते तो अगर मन नहीं लग रहा तो पढ़ाई में भी ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि उस टाइम करीबी पढ़ाई का इतना कोई बेनिफिट भी नहीं मिलेगा, क्योंकि याद वगैरह भी नहीं रहेगी। तो 2 हफ्ते तो मेरे हिसाब से आदमी को थोड़े सेट करना चाहिए, एक्लिमेटाइजेशन करना चाहिए 2 हफ्ते का ड्यू। नए लोगों से खुद को इंट्रोड्यूस करना, गेम्स वगैरह खेलना, उसमें खुद को सेट कर देना चाहिए। अच्छा, उसके बाद से फिर अच्छे से फोकस करना चाहिए पढ़ाई में। अच्छा थोड़ा ये भी बताओ, जैसे आप हॉस्टल में जाते हैं तो वास्तव में कितने घंटे पढ़ते हैं जाने के बाद में, और कैसे खेलने के इसके टाइम को मैनेज करते हैं, कैसे क्या रहता है शेड्यूल? सर जब छुट्टी होती है उसके बाद तो मैं थोड़ी देर रेस्ट करके फिर खाना वगैरह खा के हम पढ़ने बैठ जाते थे 7 और 7:30 के आसपास। उसके बाद से सर तब से लेकर हमको 10:30 तक तो कंपलसरी रहता है पढ़ना। 10:30 के बाद फिर हमारी फ्रीडम रहती है कि हम चाहे तो सो सकते हैं, नहीं तो पढ़ सकते हैं। तो सर मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं 10:30 के बाद 1-2 आवर पढ़ लेता था और कभी कभी सो लेता था। एंड सर सुबह भी उठ के 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ लेता था, वो रिवीजन होता था सुबह सुबह, माइंड फ्रेश होता था। तो अच्छा कभी ऐसा नहीं लगता कि जैसे अब ये पूरा का पूरा 16 बीघा में फैला हुआ कैंपस है और यहाँ अंदर आ गए, और अंदर आने के बाद में अंदर की दुनिया है, उसके बाद में अब
छुट्टी होगी तभी बाहर निकलेंगे, मतलब रोड भी नहीं देख पाते हैं। तो अंदर आने के बाद में यूं नहीं लगता कि भाई कहाँ अंदर एक अलग ही दुनिया आ गई, या कैसा लगता है यहाँ पर अंदर आने के बाद? सर स्टार्टिंग में जब मैं आया था उस टाइम तो ऐसा लग रहा था कि ये कैसी बाउंडेशन से बाहर निकलना चाहिए, बट बाद में धीरे धीरे मैं इसके यूज टू हो गया। उसके बाद अब मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि बाहर नहीं जाना और फ़ोन वगैरह अलाउ नहीं होना, इससे डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। और 2 महीने में एक बार छुट्टी आती है तो उससे घर जो थोड़े दिन रह के आते हैं वो भी काफ़ी अच्छा लगता है, इतने कम टाइम में कट जाते हैं। तो जो मतलब छोटे भाई बहन होते हैं ना, कई बार वो उनसे भी कई बार घर पे ना अनबन होती है, लेकिन वो जब दूर से फिर वापस जाते हैं ना तो बड़े प्यारे से लगते हैं। एक घर, हॉस्टल वाले बच्चे के लिए जो घर होता है ना, वो एक यूं कह सकते हैं कि एक स्वर्ग का दूसरा जगह होती है, जहाँ बहुत कंफर्ट होता है, बहुत अच्छा लगता है घर जाने के बाद में। लेकिन यहाँ पर भी मैं आपको स्टूडेंट्स बता दूं, बड़ा प्रेम प्यार वाला व्यवहार है। खुद मैं 12-12 घंटे क्लासेस लेता हूँ, बच्चों के साथ जुड़ा रहता हूँ, एक एक बच्चे को जो है ना व्यक्तिगत उसका पूरा केयर करता हूँ। बेटा क्या चल रहा है, कहाँ कमी चल रही है, कौन से सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है, कौन से गुरुजी से प्रॉब्लम है या कोई बच्चे से प्रॉब्लम है। और जब भी कोई छोटा बच्चा भी आके बोल देता है कि सर ये प्रॉब्लम है, तो हाथों हाथ उसका सोल्यूशन होता है। हाथों हाथ नहीं तो 2 घंटे में हो जाता है, लेकिन सोल्यूशन उसका हो जाता है। तो ये बच्चा, ये जो पूरा इंटरव्यू दिखाने का मेरा उद्देश्य है वो ये है कि दुनिया में चाहे तो कोई कुछ भी कर सकता है, बहुत अच्छा कर सकता है। अच्छा, मैं एक बार थोड़ा सा और कुछ आप कुछ बोलना चाहते हो, मतलब हो सकता है मेरे को क्वेश्चंस पे नहीं आ रहे हो और आप कुछ कहना चाहते हो, और कोई बात स्टूडेंट्स के लिए, जो नए स्टूडेंट्स आपके छोटे भाई बहन है या कोई सीनियर भी है, उनके लिए कोई बात आपके दिमाग में चल रही हो या कोई बात छूट रही हो मेरे से, कुछ कहना हो आपको? सर मेनली मैं ये बोलूँगा कि जो भी 10th क्लास जिन्होंने पास करी है और वो एग्रीकल्चर ऑप्ट करने की सोच रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि इसमें करियर ऑप्शंस कम है या हमको फैकल्टी अच्छी नहीं मिलेगी या इंस्टीट्यूशंस अच्छे नहीं मिलेंगे, तो उनको मैं बोल दूँ कि ऐसी बात नहीं है। एग्रीकल्चर बहुत ही एक वास्ट फील्ड है, आने वाले टाइम में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं और फैकल्टी वगैरह इधर की बहुत ज़्यादा अच्छी है। जैसा आप सबको सही लगे उस हिसाब से, तो खुद पे डाउट मत करना, क्योंकि जो फर्स्ट डिसीजन आते हैं माइंड में मोस्ट ऑफ द टाइम्स वही सही रहता है। इंसान खुद पे डाउट करके उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, तो खुद पे कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। मतलब कुल मिला के बेटा ये है कि अगर आपके दिमाग में ये है कि मुझे एग्रीकल्चर लेनी है, एग्रीकल्चर में जाना है या करियर बनाना है, तो डाउट वाली दिमाग में नहीं रखनी है। बहुत अच्छे से एक अच्छे इंस्टीट्यूट का चुनाव करता है। समटाइम हम ऐसे भी होता है, हम लोग ना कई बार भाई पास में पढ़ लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं, वहाँ कर लेते हैं, ऐसे भी कई बार होता है। और बाद में जब रिजल्ट आता है उसके बाद में 12वीं के बाद में फिर से वापस तैयारियां कर रहे हैं, साल खराब कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हर बच्चे को एक समझदार और जिम्मेदार बच्चा होना चाहिए कि इंस्टीट्यूट का चुनाव करते समय उसको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, फैकल्टीज़ वगैरह का, उनका पूरा रिजल्ट वगैरह और उनकी जो साख है उसका पूरा ध्यान रखना चाहिए। और मुझे लग रहा है शायद बहुत अच्छा लगा मुझे इस बच्चे से इंटरेक्ट होकर। आप लोगों को भी शायद एक बड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि इंसान कुछ भी कर सकता है। जो बच्चे 12वीं के बाद में भी ये कारनामा करने में बड़ा एक बहुत ताकत लगानी पड़ती है, बहुत कम बच्चे इसको फिगर को छू पाते हैं। और यहाँ 11वीं के साथ इस बेटे ने बहुत अच्छा किया है। तो इस पूरे परिवार को, बेटे को, घर वालों को, सभी को, पूरा राजधानी परिवार यहाँ से बहुत बहुत बधाइयाँ देता है, बहुत बहुत धन्यवाद देता है। और आप चौंकिएगा मत जब आप अगली बार जो 12th के साथ या 12th के जो एग्ज़ाम लगने वाला 12th के बाद उसमें आप एक बहुत अच्छा वाला आप एक रिजल्ट देखेंगे। और इसी सीरीज में ये इसी तरह से अभी मैंने आपको एक बेटे से मिलवाया, कल मैं फिर से दूसरे बच्चे से मिलवाऊंगा, उसके बाद में मिलवाऊंगा। ये पूरी सीरीज चलेगी, तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। और जिनको कुछ भी जानना है उसके लिए भी हमने यहाँ पे फिगर ये मोबाइल नंबर आपको दे दिए गए, जो कोई जानकारी चाहिए तो आप ले सकते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना लंबे समय हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरा देखने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान।